जय गुरुदेव। उन दिनों रैदास जी का काफ़ी प्रचार था कि अच्छे महात्मा हैं और सत्संग करते हैं। उनके पास काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। दिन भर जूता सीने का काम करते थे और शाम को सत्संग किया करते थे। काशी का राजा भी इसकी चर्चा बहुत सुना करता था। उसके मन में इच्छा हुई कि रैदास महात्मा के दर्शन किए जाएं। राज्य के लोग उसे कहीं देख न लें, इसीलिए सूर्यास्त के बाद भेष बदल कर वह उस स्थान पर गया जहाँ पेड़ के नीचे रैदास जी बैठा करते थे। महात्मा अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने देखा कि बादशाह आज आएगा, इसलिए उस दिन संध्या के बाद भी वे बैठे रहे। राजा समीप गया और प्रणाम करके बैठ गया। रैदास जी ने कुशल मंगल पूछा और कहा कि लो चरणामृत। चरणामृत कुछ और नहीं था बल्कि उस बर्तन का गंदा पानी था जिसमें रैदास जी चमड़ा भिगोए थे। यह सुनकर राजा के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। वह इनकार भी ना कर सका और अंजलि में चरणामृत को ले लिया। इसके बाद उसने यह दिखाते हुए कि वह पी रहा है, सारा पानी बाहों में ले लिया और उसकी कमीज भीग गई। रैदास जी दूसरी तरफ देख रहे थे। खैर, उसने महात्मा से विदा लिया और सीधे महल में आया। रानी से बोला कि आज मेरा सब धर्म कर्म चला गया था। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मैं बच गया। रानी ने पूछा क्या बात है। इस पर राजा ने सारी घटना को सुना दिया। कमीज और सभी कपड़ों को उतारकर विधि पूर्वक स्नान किया। कपड़े धोबी को दे दिए गए। कमीज की बाँह पर दाग पड़ गए थे। धोबी ने बहुत कोशिश किया कि दाग छूट जाए, लेकिन वह न छूटा। अंत में वह अपनी लड़की को कमीज देकर बोला कि बेटी, तेज से तेज मसाला लगाकर दाग जरूर छुड़ा देना, नहीं तो राजा नाराज होंगे। लड़की ने भी बड़ी कोशिश की किंतु दाग नहीं छूटा। अंत में झुंझलाकर उसने दाग वाले हिस्से को मुंह में रखकर चूस लिया। इतना करना ही था कि उसके कपाट खुल गए, अर्थात उसकी दिव्य आँख खुल गई, जिसके खुलने पर परमात्मा 24 घंटे दिखाई पड़ता है और सृष्टि का पूरा रहस्य मालूम हो जाता है। अब धीरे धीरे इस बात का प्रचार हो गया कि धोबी लड़की उपदेश करती है। राजा तो अशांत था ही, एक दिन उसके पास भी पहुंचा। राजा को देखते ही लड़की बोली कि महाराज, यह सब कुछ आपकी ही दौलत है। राजा बात को न समझ सका। फिर लड़की ने बताया, जो दया आपको पेड़ के नीचे महात्मा जी ने दी थी वह मुझे प्राप्त हो गई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपके कारण मुझे वह दौलत मिल गई जिसके बारे में मैं कभी सोच नहीं सकती थी। राजा को पछतावा हुआ और वह सीधे रैदास जी के पास जाकर पैरों पर गिर गया और बोला कि महाराज, गलती हुई, क्षमा कीजिए। रैदास जी बोले कि सचखंड की बात थी जिसे तुमने ठुकरा दिया, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसी समय राजा ने नामदान लिया। महल में आकर अपने लड़के को राज्य दे दिया। मंत्री को सलाह दी कि राजकुमार जब तक छोटा है राज की देखभाल करते रहना। इसके बाद वह जंगल की तरफ चला गया। कुछ वर्ष बीत गए। राजकुमार बड़ा हुआ। एक दिन मंत्री से बोला कि मंत्री जी, मुझे बादशाह के पास ले चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मंत्री की भी मिलने की इच्छा थी और तैयारी करने के बाद सभी जंगल की तरफ चल पड़े। बहुत दिनों तक घूमते घूमते एक बूढ़ा मिला जिसकी दाढ़ी लंबी थी और फटे चीथड़े कपड़े पहने हुए था। बगल में तेज धार से झरना बह रहा था। मंत्री ने पहचान लिया कि यही बादशाह हैं। सबका मिलना अभूतपूर्व था। राजकुमार ने बहुत जिद किया कि महाराज, राज्य में वापस लौट चलिए, आपकी दशा देख रुलाई आती है। मंत्री ने भी बहुत कहा कि मेरे बुढ़ापे की बात का ख्याल करिए, राज्य में चलकर आराम से शेष जीवन व्यतीत करिए। बादशाह ने उन दोनों को बहुत समझाने के बाद अपनी चटाई के नीचे से एक सुई निकाला और उठकर झरने की धार में फेंक दिया। फिर मंत्री से बोला,
कि मंत्री जी, मेरी सुई तलाश करके लाइए, तब मैं आपके साथ लौट चलूँगा। मंत्री हैरान था कि तेज धार में सुई का मिलना कहाँ तक संभव था। वह बोला कि महाराज, राज में चलें, ऐसे सैकड़ों सुइयाँ लाकर दे दूँगा। बादशाह बोला कि मुझे तो अपनी वही सुई चाहिए। मंत्री जी ने जवाब दिया कि महाराज, मनुष्य के वश की बात नहीं कि आपकी सुई को वापस ला सके। बादशाह चुप था। इतने में एक मछली उस सुई को मुंह में लेकर किनारे आई और जमीन पर रखकर पानी में चली गई। सब के सब खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। गंभीर स्वर में बादशाह ने कहा कि मंत्री जी, आप तो राज्य में 9-10 लाख लोगों पर हुकूमत करते हैं और यहाँ सारी योनियों के जीवों पर हुकूमत करता हूँ, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अब आप ही बताइए कि कौन सी बादशाहत बड़ी है। मंत्री बादशाह को और राजकुमार अपने पिता को चुपचाप एकटक देख रहे थे। मंत्री के मस्तिष्क में भजन की ये कड़ियाँ अनायास ही गूंज उठी। सब दर्जों में दर्जा है आला फ़कीरी, फ़कीरों के कदमों में झुकती अमीरी। जय गुरुदेव।